आज हम पढ़ेंगे नई यूनिट चतुर्भुज। चतुर्भुज चार रेखाखंडों के द्वारा घिरी हुई बंद सरल आकृति होती है। यहाँ पर चार आकृतियाँ बनाई गई हैं। ये चारों आकृतियाँ चार रेखाखंडों के द्वारा बनी हुई है। तो इन चारों आकृतियों को कहेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज में चार भुजा होती है, चार कोण होते हैं, चार ही शीर्ष होते हैं। विकर्ण की बात करें तो चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं दो। अब ये समझते हैं कि विकर्ण होते क्या हैं। तो विकर्ण को समझने से पहले समझते हैं आसन शीर्षों की। तो आसन शीर्ष होते हैं एक ही भुजा पर स्थित शीर्ष। यहाँ पर हम इस सीडी भुजा की बात करें तो यहाँ पर दो शीर्ष है, एक तो सी और एक डी। तो सी और डी है आसन शीर्ष। इसी प्रकार एडी भुजा की बात करें तो एडी भुजा पर दो शीर्ष हैं, ए और डी। तो ए और डी को भी क्या कहेंगे, आसन शीर्ष। तो डी सी के साथ भी आसन शीर्ष है, डी ए के साथ भी आसन शीर्ष है। लेकिन डी और बी आसन शीर्ष नहीं है क्योंकि ये दोनों शीर्ष एक भुजा पर स्थित नहीं है। तो शीर्ष जो आसन शीर्ष नहीं है उन शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंडी क्या होता है, विकर्ण होता है। तो डी और बी ये दोनों आसन शीर्ष नहीं है, इसलिए इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा इस रेखाखंड को कहते हैं विकर्ण। इसी प्रकार AC, इस AC रेखाखंड को क्या कहेंगे, इस चतुर्भुज का विकर्ण। अब इस विकर्ण के आधार पर चतुर्भुज को दो भागों में बांटा गया। पहला उत्तल चतुर्भुज और दूसरा है अवतल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज में तो क्या होता है, प्रत्येक विकर्ण अभ्यंतर भाग में स्थित होता है। अभ्यंतर भाग का मतलब ये चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज की बात करें तो ये जो अंदर वाला भाग है, इस अंदर वाले भाग को तो कहते हैं अभ्यंतर भाग, इस बाहर वाले भाग को कहते हैं बहिर्भाग। और ये जो रेखाखंड है इन रेखाखंडों को कहते हैं चतुर्भुज की परिसीमा। अंदर वाला भाग अभ्यंतर भाग, बाहर वाला भाग बहिर्भाग, और रेखाखंडों को कहेंगे चतुर्भुज की परिसीमा। तो उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, प्रत्येक विकर्ण अभ्यंतर भाग में स्थित हो। इन चतुर्भुजों में जब विकर्ण खींचे और वो विकर्ण अभ्यंतर भाग में ही स्थित हो तो उस चतुर्भुज को तो कहेंगे उत्तल चतुर्भुज। और यदि कोई भी विकर्ण एक बहिर्भाग में आ जाए उस चतुर्भुज को कहते हैं अवतल चतुर्भुज। तो यहाँ पर इन चतुर्भुजों में विकर्ण खींच के देखते हैं। तो इस चतुर्भुज में जब विकर्ण खींचा तो दोनों विकर्ण इस चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में स्थित है। इसका मतलब ये चतुर्भुज और ये दोनों कौन से हैं, उत्तल चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज की बात करें तो इसमें जब विकर्ण खींचे तो दोनों विकर्ण अभ्यंतर भाग में स्थित है। इसका मतलब ये कौन सा चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज की बात करें तो यहाँ पर एक शीर्ष तो आ जाएगा, सॉरी एक विकर्ण तो आ गया इसके अंदर वाले भाग में, और एक विकर्ण आ गया इसके बाहर वाले भाग में। तो यहाँ पर जो विकर्ण है BD ये इसके बहिर्भाग में स्थित है। तो इस चतुर्भुज को कहते हैं अवतल चतुर्भुज। हमें यहाँ पर केवल उत्तल चतुर्भुजों का ही अध्ययन करना है, केवल उत्तल चतुर्भुजों का ही अध्ययन करना है। अब बार बार उत्तल चतुर्भुज नहीं बोलेंगे, केवल इसे चतुर्भुज ही बोलेंगे। अब हम बात करें उत्तल चतुर्भुज के प्रकार की। तो उत्तल चतुर्भुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है समांतर चतुर्भुज, दूसरा समलंब चतुर्भुज और तीसरा है पतंग। समांतर चतुर्भुज तो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो। यहाँ पर ये रही इसकी आकृति। सम्मुख का मतलब सामने वाली भुजा। AB के सामने वाली भुजा क्या है, CD। तो AB और CD को कहेंगे सम्मुख भुजा। इसी प्रकार AD भुजा के सामने वाली भुजा कौन सी है, BC। तो AD और BC को भी क्या कहेंगे, सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म में क्या हो, समांतर हो, उस चतुर्भुज को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। इसके बाद है समलंब चतुर्भुज। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजा का एक ही युग्म समांतर हो। यहाँ पर ये इसकी आकृति, यहाँ पर ABCD के समांतर दे रखा है। एक ही सम्मुख भुजा का युग्म समांतर दे रखा है, दूसरा जो युग्म है सम्मुख भुजा का वो समांतर नहीं है। तो इस चतुर्भुज को कहेंगे समलंब चतुर्भुज। इसके बाद है पतंग। पतंग में क्या होता है, इस चतुर्भुज की अगर बात करें तो AB और AC भुजा, AB और AC इन दोनों का माप बराबर है और इन दोनों भुजाओं को कहते हैं आसन भुजाएं। आसन भुजाएं उन भुजाओं को कहते हैं जिनमें से एक शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो, उन भुजाओं को कहते हैं आसन भुजाएं। तो यहाँ पर AB और AC की बात करें तो यहाँ पर शीर्ष उभयनिष्ठ आ रहा है A, इसका मतलब AB और AC क्या है, आसन भुजा। इसी प्रकार CD और BD ये दोनों भी क्या है, आसन भुजाएं। तो आसन भुजाओं के जो युग्म है वो क्या हो, बराबर हो, तब उस आकृति या उस चतुर्भुज को कहते हैं पतंग। अब हम बात करें समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आयत
और दूसरा है समचतुर्भुज। तो आयत होता है एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उस समांतर चतुर्भुज को कहेंगे आयत। और एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा का माप क्या हो, बराबर हो, उसे कहते हैं समचतुर्भुज। आयत में तो क्या होगा, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे कहते हैं आयत। और एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाओं का माप बराबर हो, उसे कहते हैं समचतुर्भुज। फिर से इस समचतुर्भुज को एक भागों में और बांटा गया और वो है वर्ग। तो एक ऐसा समचतुर्भुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, उस समचतुर्भुज को कहते हैं वर्ग। चतुर्भुज का कोण योग गुण। इस गुण में हमें यह देखना है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो इसके लिए एक चतुर्भुज ले लिया और एक विकर्ण खींच लिया AC। तो जब विकर्ण खींचा तो ये इन कोणों को 4 भागों में विभक्त करा है। इनको कुछ नाम दे देंगे 1, 2, 3 और 4। साथ ही ये विकर्ण 2 त्रिभुजों में भी विभक्त करा है इस चतुर्भुज को। तो इस पहले त्रिभुज की अगर बात करें तो इस त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो त्रिभुज ACD में कोण 1 प्लस कोण D प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसे समीकरण नाम दे दिया 1। अब बात करें हम त्रिभुज ABC की। त्रिभुज ABC की बात करें तो इस त्रिभुज में देखो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। इसे समीकरण 2 नाम दे दिया। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, बायां पक्ष बाएं पक्ष में, दायां पक्ष दाएं पक्ष में। तो कोण 1 प्लस कोण D प्लस कोण 3 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4, कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण 1 और 2 ये दोनों मिलकर तो कौन सा कोण बना रहे हैं, कोण A। और 3 और 4 मिलकर कौन सा कोण बना रहे हैं, कोण C। कोण C बनाएंगे 3 और 4 मिलकर, और प्लस कोण B 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री हो गया 360 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर आ गया 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का जो योग होगा वो होगा 360 डिग्री।